हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से खैरियत से एकदम बढ़िया है, मस्त है, सेहतमंद है, चंगे और बहुत ही बेसब्री से आप सब मेरे वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं। तो आज आप सबके सामने ये बंदा शुभ्रजीत चक्रवर्ती लेकर आया है एक कर्नाटक कम पैन इंडियन सिनेमा का रिव्यू। और इससे पहले कि मैं इस सिनेमा का रिव्यू शुरू करूं तो आप सबको मैं काफ़ी शुभकामनाएं और सबको मैं अपना प्रणाम देना चाहता हूं दशहरा के लिए, नवरात्रि के लिए, दुर्गा पूजा के लिए, इस पूरे फेस्टिव सीजन के लिए आप सबको ढेर सारी प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं। जो उम्र में मुझसे बड़े हैं उनके लिए बहुत सम्मान, उनको प्रणाम, और जो उम्र में मुझसे छोटे हैं उनके लिए काफ़ी आदर, प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस फेस्टिव सीजन को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया है। मैंने तो फुल एंजॉय किया। हाँ, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, कलकत्ता शहर का हूँ। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा उत्सव है दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा में बहुत मस्ती किया मैंने, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने इसको एंजॉय किया है। अब अगले साल का इंतज़ार है, अगले साल फिर से देखेंगे। तो अब आते हैं सिनेमा की रिव्यू में। तो देखिए, इस सिनेमा का नाम आप सबको अच्छी तरीके से मालूम हो गया है। ये है कंतारा पार्ट 1, जो कि कंतारा का जो पिछला वर्जन था जो 2022 को रिलीज हुई, ये इस पार्ट का प्रीक्वेल कहलाता है। और इस प्रीक्वेल में हमें ये दिखाया गया है कि ये जो भूता कोला का जो एक कल्चर है, भूता कोला जिसके अंतर्गत ये पंजूरली, ये और भी बहुत सारे दैव आते हैं। पंजूरली आता है, गुलिगा आता है, और भी बहुत सारे उनका दैव है, बहुत सारे उनका भगवान है। तो इस पूरा कल्चर को इस प्रीक्वेल में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया गया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको यार डिटेल में हमें बताया गया है और एक्सप्लोर भी किया गया है। पिछले पार्ट में हमें पता चला था कि ये भूता कोला कल्चर क्या है, और पिछले पार्ट में एक और मिस्ट्री थी कि जिस इंसान के ऊपर गुलिगा भगवान, मतलब गुलिगा भगवान जिस इंसान के शरीर में घुस जाते थे, वो इंसान अंत में उसी कंतारा जंगल में गायब हो जाते थे। तो उनके गायब होने का राज क्या है? और शिवा बचपन में यही सवाल पूछ रहा था अपने बाप के गायब होने के बारे में कि उनके पिताजी अचानक से गायब कैसे हो गए। कंतारा में हमने जैसे देखा कि जब भी किसी पर इस भगवान गुलिगा की आशीर्वाद रहता है या भगवान गुलिगा उसके ऊपर चढ़ जाते हैं तो वो मतलब अचानक जंगल में गायब ही हो जाते हैं। फिर उनका कोई अता पता कुछ मालूम ही नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है? तो इस पूरी चीज़ को इस प्रीक्वेल में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। हाँ, एक फिक्शनल टेक के साथ, फिक्शनल तरीके से। और टाइमलाइन जो है इस बार कदम्बा डायनेस्टी का वो टाइमलाइन सेट किया गया, प्री कॉलोनियल कदम्बा डायनेस्टी का टाइमलाइन। तो कदम्बा डायनेस्टी जो है वो कर्नाटक कल्चर का मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य कहलाता है। उनका अपना साम्राज्य था ये कदम्बा मतलब साम्राज्य। तो उसको ऐसा बैकड्रॉप यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो उसके बाद मतलब कहानी मतलब वहीं से शुरू होता है। अब कहानी कैसे शुरू होता है, कहानी के बारे में मैं बहुत कुछ यहाँ पर बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक आध मैं डिटेल्स छोड़कर जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि कदम्बा के जो महाराज है वो तो सबसे बड़े महाराज है। उन सबसे बड़े महाराज के अंतर्गत भी कुछ और राजाएं थे, ठीक है, जो मतलब गरीबों पर अत्याचार करते थे। पूरा कर्नाटका पर उनका राज चलता था, मतलब अलग अलग इलाकों में उनका राज चलता था। गरीबों पर अत्याचार वो सदैव करते रहते थे। तो एक दिन उन राजाओं में मुकाबला हुआ, तो उन सारे राजाओं को मार गिराकर राजा विजेंद्र वो कंतारा के मतलब बेताज बादशाह बन गए। बादशाह तो नहीं कह सकता, कंतारा के वो अत्याचारी सम्राट बन गए। तो जब इस विजेंद्र महाराज का अत्याचार एकदम चरम सीमा पे चली गई थी, तब उनका दैव पंजूरली वो आकर इस राजा विजेंद्र को खत्म कर देते। उनका एक छोटा मतलब बच्चा भी था, तो उस बच्चा को कंतारा के लोग बचा लेते हैं, उनका ख्याल रखकर उनको वापस साम्राज्य भेज देते हैं उनके। वही बच्चा बाद में बड़ा होकर वो
मतलब सम्राट राजशेखर बनते हैं। अपने पिताजी के बाद वही इस शासन को आगे बढ़ाते हैं। तो उनका साम्राज्य का नाम है बंगारा साम्राज्य। तो ये जो राजशेखर है उसके दिल और दिमाग में कंतारा के लिए एक खौफ था, एक डर था, क्योंकि उसके आंखों के सामने उनके पिताजी को मार दिया गया था। कंतारा के लोग और उनके जो दैव था पंजूरली, उन्होंने मार दिया था उनके पिताजी को जब उनका अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो बाद में उनको 2 बच्चे हुए, उनमें से एक था गुलशन देवैया और दूसरा है रुक्मिणी वसंत। तो गुलशन देवैया और रुक्मिणी वसंत ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। तो राजशेखर के ये 2 औलादे हैं और कंतारा के लोग अपनी आम जिंदगी वहां पर बिता रहे थे। अब उसके बाद अब क्या होगा नहीं होगा, ये सब अगर आपको जानना है तो आपको ये पूरी सिनेमा देखनी पड़ेगी। देखिए, मैंने इस प्लॉट को डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं बता देता तो आपका जो मतलब विजुअल और जो बढ़िया एक्सपीरियंस जो है, जो अभी हॉल से मैं लेकर आया हूँ, वो आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कहानी के बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी एक कास्ट ऑपरेशन का एंगल आता है, यहाँ पे लालच ग्रीड का एंगल आता है, और यहाँ पर वो मिथिकल फोकलोर, मिस्टिकल मिस्ट्री, ये सारे एंगल्स भी बखूबी सामने आता है। पिछले पार्ट में भी मिथिकल फोकलोर को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया गया था, साथ में मिस्ट्री को भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया था, और ये डेमीगॉड का जो उनका कल्चर है उसे भी बहुत अच्छी तरीके से पिछले पार्ट में भी दिखाया गया था। इस पार्ट में भी इन सारी चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर किया जाता है। लेकिन इस बार जो बजट है यहाँ पर 125 करोड़ का इस्तेमाल हुआ है। पिछले पार्ट में सिर्फ 15 करोड़ का बजट था, और वो सिनेमा पैन इंडियन लेवल पे बहुत बड़ा सक्सेस साबित होने के बाद इस बार होम वाले फिल्म्स ने इसको एक और भी बड़ा स्केल में इस फिल्म का निर्माण किया है। यहाँ पर स्केलिंग बहुत ज़ोरों शोरों से बढ़ाया गया है। बजट मतलब बस एवे ही नहीं बढ़ा दिया, वरना बाकी सिनेमा में हम क्या देखते कि बजट तो बस एवे ही बढ़ा दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा होता है बजट का वो सारे बड़े बड़े स्टार्स, सुपरस्टार्स लेकर जाते हैं, तभी बजट इतना बड़ा बन जाता है। लेकिन इस फिल्म के मामले में ऐसा नहीं होता। इस फिल्म में बजट का इस्तेमाल पूरी तरीके से इसका प्रोडक्शन वैल्यू में खर्चा हुआ है। इस बजट का इस्तेमाल पूरी तरीके से प्रोडक्शन वैल्यू में खर्चा हुआ है, उसका इस्तेमाल हुआ है इस फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू में। जहाँ जहाँ पर बजट की ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर ही इसका खर्चा हुआ। यहाँ तक कि इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे CGI और VFX का काम है जो आपको कुछ हद तक बहुत अच्छा लगेगा। कम से कम इंडियन स्टैंडर्ड में तो इसका VFX CGI बहुत ही अच्छा था। मतलब विजुअली एक स्टनिंग एक्सपीरियंस आपको इस 125 करोड़ की फिल्म में देखने को मिलेगा, इस बात पर कोई शक नहीं। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हो कि अभी तक हमारा VFX लेवल हॉलीवुड की तरह तो नहीं गया और कभी उस लेवल पर जाएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार VFX लेवल बहुत अच्छा था। और यहाँ पर भी मतलब ऋषभ शेट्टी का जो कैरेक्टर है बेर में, उनकी लड़ाई एक शेर के साथ होता है, तो उस शेर को जिस तरह दिखाया गया CGI में बहुत बढ़िया था बॉस, बहुत ही बढ़िया। 125 करोड़ में ऐसा VFX का इस्तेमाल बहुत ही कम होते हुए दिखाई देता है। हमने ऑलरेडी लोका और मिराई में देखा था कि VFX का इस्तेमाल इतना कम बजट में कैसे होता है। कांतारा पार्ट 1 में भी यहाँ पर VFX का इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही हुआ। बेकार किसी एक्टर एक्ट्रेस की सैलरी के पीछे बजट का खर्चा हुआ नहीं है। बजट का खर्चा मेनली फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू पर हुआ है। और हाँ, इस फिल्म की कहानी पर भी बहुत खर्चा हुआ, इस बात पर भी कोई शक नहीं। कहानी को बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर बुना गया, लिखा गया, क्योंकि एक बड़ा इतिहास है इस कल्चर के पीछे। उस इतिहास को इतने बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। इससे साफ पता चलता है कि राइटिंग बहुत बढ़िया हुई है। मतलब जहाँ पर समय और पैसा खर्च करने की ज़रूरत थी, बिल्कुल वहाँ पर ही ये समय और पैसे सब खर्च हुआ है, बेकार जगह पे खर्च नहीं हुई है। लेकिन हाँ, कन्नाडा सिनेमा का एक और मैंने फीचर देखा है। बहुत सारे कन्नाडा सिनेमा तो मैंने देखा है ना, उन सारे सिनेमा के पीछे कॉमन फीचर है। कभी कभी नैरेटिव में ये मतलब
कुछ कॉमिक एलिमेंट्स या कॉमेडी को ज़बरदस्ती घुसा देते हैं। कभी कभी वो चीज़ जो है मतलब मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे कन्नड़ सिनेमा में मैंने देखा है कि इस कॉमेडी को ज़बरदस्ती कभी कभी घुसाया जाता है, जो कभी कभी नैरेटिव के लिए खतरा साबित होता है। नैरेटिव के लिए ये उतना अच्छा कभी कभी साबित होता नहीं है, लेकिन शायद कन्नाडा लोगों को ये कॉमेडी बहुत पसंद आती होगी, इसलिए हर एक कन्नाडा सिनेमा में ऐसे कॉमेडी को कभी कभी घुसाया जाता है। तो 2022 का कंतारा में भी यही चीज़ें हुई थी, यहाँ पर भी बिल्कुल यही चीज़ हुई है। उसके अलावा इस सिनेमा में कुछ मुझे खराब तो नज़र नहीं आई, बाकी तो बहुत अच्छी चीज़ें थी। सब कुछ इस सिनेमा का पॉजिटिव था। डायरेक्शन बहुत बढ़िया था, राइटिंग बहुत बढ़िया थी, एक्टिंग भी बहुत बढ़िया था। चाहे आप ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग की बात कर लो, वो तो स्टैंड आउट परफॉर्मर है इस सिनेमा के। ऋषभ शेट्टी ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया, पिछले पार्ट से भी कई गुना बेहतर परफॉर्मेंस उन्होंने इस पार्ट में दिया है। इस बात पर कोई शक नहीं, उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया इस सिनेमा के पीछे, वक्त, पैसा, अपना सारा एफर्ट। मैं तो कहूँगा कि 200%, 500% एफर्ट सब कुछ लगा इस सिनेमा को बढ़िया बनाने के लिए, और सच में इस सिनेमा बहुत बढ़िया बनता है। तो आपको हॉल में इस सिनेमा अवश्य देखना चाहिए। ऋषभ शेट्टी के अलावा बाकी जो सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनका भी परफॉर्मेंसेस बहुत ही अच्छा था। बहुत सारे साइड रोल्स थे जिनको उतना स्क्रीन स्पेस तो मिला नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जितना भी स्क्रीन स्पेस मिला है उसी के अंतर्गत उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। रुक्मिणी वसंत का काम बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि गुलशन देवैया का भी मतलब परफॉर्मेंस अच्छा ही था, लेकिन हाँ उसका रोल थोड़ा सा मतलब वो वन नोट वाला रोल गुलशन देवैया को मिला, वन नोट वाला रोल मिला जिसपे उतना खासा डेप्थ नहीं था। जयराम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जयराम का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। और हाँ, इस सिनेमा का एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सिनेमा में एक बहुत अच्छा ट्विस्ट रखा गया है। एक ऐसा ट्विस्ट जिसका आप उम्मीद भी नहीं कर पाएंगे, आप उस ट्विस्ट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो सिनेमा के अंत में ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट के तौर पर काम करता है। तो मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ, हाईली स्ट्रिक्टली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस सिनेमा को हॉल में देखिए। बहुत मज़ा आएगा आपको, बेहद मज़ा आएगा। मतलब इंडियन कल्चर को किस तरह से एक्सप्लोर किया जाए, ऐसी सीख हमें साउथ की फिल्मों से ना लगातार लेना चाहिए। हम लोका जैसी फिल्म देखते हैं, हम मीरई हनुमान जैसी फिल्म देखते हैं, हम कंतारा जैसी भी कुछ फिल्में देखते हैं जहाँ पर हमारे इंडियन कल्चर को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर किया जाता है, खासकर उनका अपना कन्नाडा तुलु कल्चर, जिसके अंतर्गत ये भूता कोला और भी बहुत सारे उनके दैव यानी कि डेमीगॉड्स आते हैं। उनको किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, उनका क्या मतलब एप्लीकेशन है उन लोगों की ज़िंदगी में, उन लोगों के लिए ये डेमीगॉड्स इतने ज़रूरी क्यों है, वो इन दैवों पर इतना भरोसा क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें इतनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर दिखाया जाता है ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपका दिल बहुत खुश होगा कि आपके देश का कल्चर इतनी बढ़िया तरीके से ऐसी फिल्मों में एक्सप्लोर होता है। और ये चीज़ें साउथ इंडस्ट्री बहुत बढ़िया तरीके से करती आई है, इस बात पर कोई शक नहीं है। और बॉलीवुड वालों, जितना मैं साउथ की फिल्में देखता हूँ उतना ही बॉलीवुड वालों को गालियाँ देने का मन करता है। बॉलीवुड वालों से ना कुछ होगा नहीं। काफ़ी बार मैं ये कहता हूँ कि बॉलीवुड वालों को इन साउथ से कुछ सीखना चाहिए। इस बार भी यही कह रहा हूँ, लेकिन इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि बॉलीवुड वाले कुछ सीखेंगे नहीं। उनको सिर्फ अपने घमंड और अपने अहंकार में ही जीना है, उनको अपने ये बेवकूफ़ी की दुनिया में जीना है, उनको अपने फूल्स वर्ल्ड में जीना है। बेवकूफ़ों के स्वर्ग में बॉलीवुड को जीने की आदत सी हो गई है। उन्हें क्या लेना देना इंडियन कल्चर से, क्या लेना देना अच्छी स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले से। उनको तो भाई वॉर 2 बनाना है, उनको तो भाई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनाना है, उनको तो परम सुंदरी बनाना है, कल्चर का महाबयान करना है। और यहाँ साउथ की इंडस्ट्री वाले ये कल्चर को इतनी डिवाइन तरीके से दिखाते हैं, आपके अंदर एक डिविनिटी पैदा होगा। आप उस डिविनिटी को महसूस करते रहोगे जब भी आप इस फिल्म को हॉल में देखोगे। इस फिल्म का सब कुछ ही पॉजिटिव है।
सिवाय उस मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कॉमेडी पोर्शंस जिसको मतलब ज़बरदस्ती स्क्रीन प्ले में घुसाया जाता है, वो कभी कभी मुझे लगा कि थोड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, वरना बाकी सब पॉजिटिव है। बाकी सब कुछ पॉजिटिव है मेरे लिए। तो बॉस, आप लोगों में से जिन्होंने सिनेमा को ऑलरेडी देखा हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि आपको लगा कैसे। और अभी तक अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप इस सिनेमा को हॉल में देखिए, जरूर देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो अब मैं अपनी वीडियो का यही अंत करता हूं। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सबसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।